वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है डिसोल्यूशन पर वो लर्न किया। उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए जिसमें बैलेंस शीट नहीं गिवन थी, तो पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर साझेदारी फर्म का समापन करेंगे, फर्म को डिसॉल्व करेंगे। आप लोगों को समझ आया होगा। हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिसोल्यूशन को इस वीडियो में हम आगे बढ़ाएंगे। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो फिर डिसोल्यूशन का कैसे ट्रीटमेंट करना है वो हम लर्न करेंगे। गार्डनर वर्सेस मर्रे का नियम है, वो नियम कैसे एप्लीकेबल होगा, क्या होता है, क्या उसका इतिहास है, वो हम इसमें लर्न करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो देखते हैं कैसे क्या होता है जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। आफ्टर ट्रांसफरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस as shown by the realization account to partner capital account or after all other adjustment, if partner capital showed a debit balance, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है, दैट मीन्स फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है। अब फर्म का पैसा लेना है तो पार्टनर अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों से वो पैसा लेके आएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से पार्टनर इंसॉल्वेंट है, अगर वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, देन अदर पार्टनर को उसकी डेफिशिएंसी को, उसकी कैपिटल अकाउंट की डेफिशिएंसी को बियर करना होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस रेशो में वो उस डेफिशिएंसी को, इंसॉल्वेंट के पार्टनर के कारण जो फर्म को डेफिशिएंसी आई है उसकी कैपिटल की, वो किस रेशो में वो पूरा करे। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है, किस रेशो में वो उसको बॉन्ड करे सॉल्वेंट पार्टनर। बिफोर द डिसीजन ऑफ गार्डनर वर्सेस मर्रे, गार्डनर वर्सेस मर्रे के नियम से पहले इस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर अपनी लाभ हानि रेशो, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट इन केस ऑफ गार्डनर वर्सेस मर्रे it was decided that loss arises due to insolvency of a partner is a capital loss, capital loss है, and therefore solvent partner will bear this loss in the ratio of capital। तो capital की रेशियो में वो इसको bear करेंगे, not in the profit sharing ratio। तो गार्डनर वर्सेस के नियम के बाद ये हो गया कि जो सोल्वेंट पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर की लॉस को उनकी कैपिटल की रेशियो में बियर करेंगे। कैसे बना गार्डनर वर्सेस मर्रे का नियम, या क्या ये सिचुएशन थी, कैसे निकल के आया वो देखते हैं। गार्डनर, मर्रे और विल्किंस तीन पार्टनर थे। उनकी कैपिटल अनइक्वल थी, बट वो प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर करते थे। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, उनकी पोजीशन क्या थी। गार्डनर की कैपिटल थी 2500 पाउंड, मर्रे की थी 314 पाउंड, कैश का बैलेंस था उनके पास 1950 रुपी पाउंड। विल्किंसन की कैपिटल थी, डेबिट बैलेंस था 263 पाउंड। दैट मीन्स विल्किंसन से 263 पाउंड फर्म को लेने थे।
रियलाइजेशन का लॉस था 636, ये लोन गलती से मिसप्रिंट है तो लॉस था 636 ऑन द डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ विल्किंसन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए गए तो क्या हो गया, गार्नर का 2500 पाउंड क्रेडिट बैलेंस था, मरे का 314 क्रेडिट था और विल्किंसन का 263 डेबिट था। अब रियलाइजेशन के लॉस को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वल रेशियो में, तो वो आ जाएगा 212, गार्नर डेबिट हो जाएगा 212 से मरे और 212 से विल्किंसन। अब विल्किंसन से फर्म को 475 पाउंड रुपीज लेना था, पाउंड मनी लेना था, अमाउंट रिसीव करनी थी। अब जब तक ये नियम नहीं आया था तो इस लॉस को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गार्नर और मरे। तो 237.5 एंड 237.5 गार्नर और मरे को डेबिट कर दिया गया, विल्किंसन को 475 से क्रेडिट कर दिया गया। तो अब क्या आया, गार्नर को मिलने हैं पैसे 2050 रुपीज, जबकि मरे को लेके आने हैं 135.50 पाउंड। अब आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, डेबिट बैलेंस विल्किंसन का था 475 पाउंड, विल्किंस इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से, निजी संपत्ति से कुछ नहीं मिला, तो सेक्शन 44 ऑफ ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट विल्किंसन की डेफिशिएंसी को ऑर्डिनरी लॉस की तरह ट्रीट करते हुए सोलवेंट पार्टनर ने उनकी लाभ हानि रेशियो में बांट दिया। तो 135.5 पाउंड मरे को लेके आने थे और गार्नर को 2050.5 पाउंड मिलने थे। अब डिस्प्यूट क्या हुआ, गार्नर चाहता था कि जो लॉस है 475 वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो, बट मरे चाहता था कि ये आर्ग्यू दिया कि लॉस ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ विल्किंसन कैपिटल नेचर का लॉस है, इसलिए वो कैपिटल की रेशियो में बंटना चाहिए। मैटर कोर्ट में चला गया। जस्टिस जोयस ने क्या डिसाइड किया, तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, द कोर्ट ने कहा लॉस ऑफ रियलाइजेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सोलवेंट पार्टनर ब्रिंग देयर शेयर of loss in the case. The deficiency of capital of insolvent partner will be borne by solvent partner in the ratio of their capital. तो कोर्ट ने कहा लॉस जो रियलाइजेशन पे है वो पार्टनर्स के बीच में लाभ हानि रेशियो में बटेगा। जो रियलाइजेशन का लॉस है वो लाभ हानि रेशियो में बटेगा और उस लॉस को सोलवेंट पार्टनर नगद में लेके आएंगे बिजनेस में। उसके बाद इनसॉल्वेंट पार्टनर के कारण फर्म को जो लॉस है वो सोलवेंट पार्टनर की कैपिटल की रेशियो में बटेगा। कैलकुलेशन कैपिटल रेशियो की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट जस्ट प्रियर टू डिसोल्यूशन। समापन से जस्ट पहले जो उनकी बैलेंस शीट थी उस बैलेंस शीट में जो उनकी कैपिटल थी उस कैपिटल की रेशियो पे की जाएगी। तो कैपिटल रेशियो निकालने के लिए इट इज नेसेसरी टू नो द वेदर द पार्टनर कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फिर क्या रूल था, अगर फिक्स है, फिक्स कैपिटल में डेफिशिएंसी जो पार्टनर की कैपिटल की इंसॉल्वेंट के कारण वो डिस्ट्रीब्यूट होगी फिक्स कैपिटल की रेशियो में, जो बैलेंस शीट में कैपिटल है उसकी रेशियो में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग देन द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। देन डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो कैपिटल आएगी एडजस्टेड उसकी रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो में सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे।
तो ये नियम आया कि भाई अगर सोलवेंट पार्टनर की कैपिटल की रेशियो में इनसोल्वेंट पार्टनर की कैपिटल का लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिक्स कैपिटल है तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है उसकी रेशियो में, फ्लक्चुएटिंग है तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एटसेट्रा अगर रियलाइजेशन से पहले का है, जब फर्म डिसॉल्व हुई उससे पहले का है, तो वो एडजस्ट करके जो कैपिटल आएगी उस कैपिटल की रेशियो में बियर किया जाएगा। अब बात करते हैं हम भारत के संदर्भ में, हमारे यहां पर इस रूल के संदर्भ में क्या है। यूज ऑफ दिस रूल इन इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट ऑब्जेक्ट द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे केस। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है वो भी गार्नर और मर्रे के नियम पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता, कोई उंगली नहीं उठाता। Therefore, in the absence of any specific instructions, अगर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है तो ये रूल भारत में भी फॉलो किया जाता है, क्वेश्चन में हमें फॉलो करना है। But the solvent partner does not bring loss on realization in cash because this has to be paid back to the then। रियलाइजेशन का जो लॉस होता है, गार्नर वर्सेस मर्रे का नियम तो कहता है कि उसको नगद में लेके आना है, लेकिन उसको नगद में लेके आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो वापस पैसा उन्हीं को पे करना है। तो यहां से क्या है, यदि डेफिशिएंसी है कैपिटल की इनसोल्वेंट पार्टनर की, वो सोल्वेंट पार्टनर अपनी कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, अगर क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में कि गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल फॉलो करना है तो सोल्वेंट पार्टनर रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लेके आएंगे। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट इस नियम के फॉलो अप करने की नहीं कहा तो रियलाइजेशन का लॉस नगद में नहीं लाएंगे, ट्रीटमेंट वही होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, भारतीय संदर्भ में अगर क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा है कि गार्नर वर्सेस मर्रे के नियम को एप्लीकेबल करना है तो रियलाइजेशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स लेके आएंगे, उनकी जो हिस्से आया है उसमें, जो उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो इनसॉल्वेंट पार्टनर के कारण लॉस है वो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं कहा तो गार्नर वर्सेस मर्रे का नियम तो लागू करना है, इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस, कैपिटल के कारण जो लॉस हुआ वो तो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन रियलाइजेशन के लॉस को नगद लाने की जरूरत नहीं है सोल्वेंट पार्टनर को, वो एंट्री हमें नहीं करनी, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर क्लियर होगा। कीप इन माइंड द फैक्ट गार्नर वर्सेस मर्रे डिस्प्यूट, गार्नर वर्सेस मर्रे के डिस्प्यूट को ध्यान में रखते हुए हमें नेसेसरी अकाउंट बनाना है उनके अकाउंट को सेटल करने के लिए। तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन का लॉस था उसमें दे रखा था 636 पाउंड, वो पार्टनर्स में गार्नर, मर्रे और विल्किंसन, उनकी डेबिट में चला जाएगा। इक्वल रेशियो थी 212, 212 एंड 212। फिर हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। गार्नर का 2500 पाउंड था, मर्रे का 314 पाउंड था और विल्किंसन का 263 पाउंड था। रियलाइजेशन के लॉस को लिखा 212 गार्नर के डेबिट में, 212 मर्रे के डेबिट में और 212 विल्किंसन के डेबिट में। अब गार्नर मर्रे का नियम लागू करना है तो वो रियलाइजेशन के लॉस को जो सोल्वेंट पार्टनर है वो नगद में ले आएंगे, तो उसके नगद में लाने की एंट्री हो जाएगी बाय कैश। गार्नर 212 से क्रेडिट हो जाएगा, वो ले आया, मर्रे सोल्वेंट था तो 212 वो ले आया। अब 475 पाउंड का जो लॉस है विल्किंसन का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सोल्वेंट पार्टनर में उनकी कैपिटल की रेशियो में। तो कैपिटल की रेशियो आई 2500 रेशियो 314, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 8:1।
हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गार्नर डेबिट हो जाएगा 422 से और मरे डेबिट हो जाएगा 453 से, और विल्किंसन को क्रेडिट कर देंगे बाय गार्नर कैपिटल अकाउंट 422 बाय मरे कैपिटल अकाउंट 53, तो उनकी रेशियो 2500 रेशियो 314 वो निकालेंगे तो वो आएगी 8:1, तो उसने 8:1 में कैपिटल की रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो फाइनल पेमेंट है गार्नर और मर्रे की वो कर देंगे, तो गार्नर को 2078 और मर्रे को 261 रुपीज मिल जाएंगी। अब पुराने नियम के हिसाब से तो इसको पैसा लाना था और इसको ज्यादा मिल रहे थे, अब इसको मिल रहे हैं, तो इसीलिए उसके साथ अनजस्टिस हो रहा था, तो मरे ने आवाज उठाई और कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये कैपिटल नेचर का लॉस है, इसलिए कैपिटल की रेशियो में बियर किया जाना चाहिए। तब से ये नियम बन गया गार्नर वर्सेस मरे का नियम, और सभी जगह ये एप्लीकेबल, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कैश अकाउंट बनाएंगे तो क्या था, उनके पास 1915 पाउंड बैलेंस था। कैपिटल गार्नर और मरे जो रियलाइजेशन का लॉस लेके आए थे 212 वो आ जाएगा। फिर इनको पेमेंट कर दी 2078 पाउंड गार्नर को और 53 पाउंड मरे को। यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, गार्नर मरे हैव ब्रोड देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश, वो नगद में ले गए रियलाइजेशन का लॉस। विल्किंसन कैपिटल की जो डेफिशिएंसी थी 475 पाउंड, वो उन्होंने कैपिटल की रेशियो 2500 रेशियो 314 में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कैपिटल उनकी डिसोल्यूशन से जस्ट बिफोर थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट देखते हैं, ABCD 4123 की रेशियो में पार्टनर थे, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2004 को। क्रेडिटर है ए और डी की कैपिटल क्रेडिट है, डेटर्स है एसेट्स में, लेस प्रोविजन है, स्टॉक है, कैश इन हैंड है, अदर एसेट है। बी और सी की कैपिटल डेबिट बैलेंस है, बी का है 2 लाख रुपए और सी का है 1.5 लाख रुपए। फिर क्या कहता है, फर्म को डिसॉल्व कर दिया। ए ने सन्ड्री डेटर को बुक वैल्यू का 80% पे ले लिया, डी ने स्टॉक को बुक वैल्यू का 95% पे ले लिया, सी क्रेडिटर को डिस्चार्ज करेगा, अदर एसेट से 3 लाख रुपीज रियलाइज हुए, रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ 30,000 रुपीज। बी इंसॉल्वेंट पाया गया, उसकी संपत्तियों से केवल 21,900 रुपीज हमें मिले। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं पार्टनर्स के, कैश अकाउंट बनाना है। स्ट्रिक्टली अप्लाई द डिसीजन ऑफ गार्नर एंड मर्रे केस, गार्नर और मर्रे के केस का जो डिसीजन था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो क्वेश्चन में ये स्पष्ट रूप से कहा है, तो हमें रियलाइजेशन के कारण अगर लॉस होता है उस लॉस को नगद में लेके आने की एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रियलाइजेशन बनाएंगे, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक और अदर एसेट्स को और क्रेडिटर को ट्रांसफर करेंगे, तो डेटर, स्टॉक और अदर एसेट्स आ जाएंगी डेबिट में रियलाइजेशन के। टू डेटर 3,50,000 ग्रोस वैल्यू जो डेटर की थी वो, स्टॉक था 2 लाख वो आ जाएगा, अदर एसेट्स थी 3,10,000 वो आ जाएंगी। क्रेडिटर थे 3 लाख के बुक में वो आ जाएंगे क्रेडिट में रियलाइजेशन के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था वो आ जाएगा क्रेडिट में 50,000। उसके बाद कहता है ए ने डेटर को 80% पे ले लिया, तो डेटर थे हमारे 3,50,000, तो ये हो गया 20% कम कर देंगे तो 2,80,000 रुपीज पे ले लिया ए ने, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,80,000। फिर कहता है डी ने स्टॉक को 95% पे लिया, स्टॉक था 2 लाख का तो 1,90,000 पे लिया, तो बाय डी कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000।
फिर कहता है सी क्रेडिटर को पे करेगा, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, रियलाइजेशन टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर टेकन। फिर कहता है अदर एसेट्स से 3 लाख रियलाइज हुए और रियलाइजेशन का एक्सपेंस 30,000 हुआ, तो पैसा आया है एसेट से, तो क्या हो जाएगा, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख रुपीज। तो ये आ गया बाय कैश एसेट्स रियलाइज 3 लाख रुपीज। रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस पेड 30,000। उसके बाद रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ नहीं कहता, तो कुछ नहीं कहता, तो अब देखेंगे रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ या लॉस। रियलाइजेशन का डेबिट है 11,90,000, क्रेडिट है 11,20,000, तो 70,000 का लॉस हो गया। ये गलती से यहाँ 7 लाख मिसप्रिंट है, 70 लाख हो गया। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट एंड डी कैपिटल अकाउंट 4:1:2:3 की रेशियो में 28,000 से ए, 7,000 से बी, 14,000 से सी और 21,000 से डी डेबिट हो जाएगा। अब हम उनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दे रखा था, ए और डी का था क्रेडिट, तो वो क्रेडिट में लिख दिया 7 लाख एंड 3 लाख। बी और सी का था डेबिट, ऐसे साइड में था, तो वो लिख दिया उनके डेबिट में, बी का 2 लाख, सी का 1,50,000। फिर ए ने एसेट ली थी 2,80,000 की, ए के डेबिट में आ जाएगा। डी ने भी एसेट ली थी, वो 190 की स्टॉक लिया था, उसके डेबिट में आ जाएगा। सी ने क्रेडिटर लिए थे, उसके क्रेडिट में आ जाएंगे बाय रियलाइजेशन 3 लाख रुपीज। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस आया था, ए डेबिट हो गया था टू रियलाइजेशन, ए के आएगा 28,000 डेबिट में, बी 7,000 डेबिट, सी 14,000 डेबिट और डी 21,000 डेबिट। गार्नर मरे का नियम लागू होना है स्ट्रिक्टली, तो इस लॉस को जो सोलवेंट पार्टनर है ए और डी वो नगद में ले आएंगे, तो बाय कैश ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 28,000 से क्रेडिट और डी हो जाएगा 21,000 से क्रेडिट। अब बी से हमें जो पैसा लेना है वो ज़्यादा है, क्योंकि 2,07,000 से वो डेबिट है और उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों से केवल हमें 21,900 मिले हैं, तो हम 21,900 उसके कैश लेके आने की एंट्री कर देंगे। तो बाकी 1,80,100 रुपये का उसका लॉस हो गया। उस लॉस को पार्टनर जो कैपेबल है, जो सोलवेंट है, ए और डी दोनों सोलवेंट है, दोनों की कैपिटल का बैलेंस ही केवल क्रेडिट दे रखा है बैलेंस शीट में 7:3, क्योंकि ना तो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है और ना ही कोई लॉस है, तो ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट, ना ड्रॉइंग है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये जो बैलेंस शीट है डिसॉल्व से पहले की, उसमें जो कैपिटल है उसकी रेशियो 7:3 में उसके लॉस को बियर करेंगे। तो उसके लॉस को हम जब बांटेंगे बी के इंसॉल्वेंट होने से, रिमेनिंग पार्टनर के जो क्रेडिट है बैलेंस कैपिटल का, वो ए और डी में उनकी कैपिटल की रेशियो 7 लाख रेशियो 3 लाख 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय डी कैपिटल अकाउंट, बी क्रेडिट हो जाएगा 1,29,570 और 55,530 से, तो क्या हो जाएगा, बी के कैपिटल के कारण 1,29,570 से ए और 55,530 से डी डेबिट हो जाएगा। तो उसका लॉस हो गया, उसका हिसाब किताब हो गया। अब सी, ए और डी का देखते हैं क्या है। तो ए का क्रेडिट बैलेंस है, जो अमाउंट बचती है उसको पे कर देंगे टू कैश अकाउंट। बी का हिसाब किताब हो गया था। सी का भी क्रेडिट बैलेंस बचता है, तो जितना बचता है वो उसको पे कर दिया जाएगा। डी का भी क्रेडिट बैलेंस बचता है, वो उसको पे कर दिया जाएगा।
तो उनके पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। अगर मंगवाना निकलता है तो वो सोल्वेंट पार्टनर है, वो पैसा ले आएगा। सी भी सोल्वेंट है, सी इंसोल्वेंट नहीं है, लेकिन हाँ फर्म के वो डेबिट में है, इसलिए वो लॉस की भरपाई में हिस्सा नहीं देगा। तो ये देंगे, उनकी पेमेंट कर देंगे। फिर कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में 1,40,000 रुपये बैलेंस था, 3 लाख एसेस से आए थे, 30,000 रुपये रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया था। फिर वो रियलाइजेशन का लॉस लेके आए थे ए और बी, 28,000 और 21,000 वो आ जाएंगे। बी से पैसा लेने दे, वो केवल 21,900 लेके आ सका था, उसके लेके आने की एंट्री हो जाएगी। ए सी डी को जो फाइनल पेमेंट की है वो हो जाएगी। तो कैश बैलेंस हमारा इक्वल आएगा। सभी अकाउंट हमारे क्लोज हो गए हैं, कोई भी अकाउंट नहीं बचा है। तो इस प्रकार से ये गार्नर और मर्रे का नियम है। कैसे ये क्या बना, इसके इतिहास के बारे में, क्या उनका समस्या आई थी, क्यों कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, वो हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि भारतीय संदर्भ में, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन में गार्नर व मर्रे के नियम के बारे में क्लियरली मेंशन है कि उसको स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल करना है, जैसे ये लास्ट सम हमने देखा, उसमें कहा गया था कि गार्नर वर्सेस मर्रे के नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो जो रियलाइजेशन का लॉस है जो सोल्वेंट पार्टनर है वो कैश में लेके आएंगे, और इनसोल्वेंट पार्टनर के कैपिटल का लॉस, उसके कैपिटल की डेफिशिएंसी, कैपिटल की रेशो में सोल्वेंट पार्टनर वहन करेंगे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर क्वेश्चन में गार्नर वर्सेस मरे के नियम के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा, तो रियलाइजेशन के लॉस को जो वो नगद में लेके आते हैं वो एंट्री नहीं होगी। रेस्ट ट्रीटमेंट सेम रहेगा कि रियलाइजेशन का लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर जो इंसोल्वेंट पार्टनर है उसकी कैपिटल की कमी, उसके कैपिटल का लॉस या उसके कैपिटल की डेफिशिएंसी सोल्वेंट पार्टनर के कैपिटल की रेशो जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो उनकी कैपिटल थी या एडजस्टेड कैपिटल थी, उसकी रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बाकी जो अमाउंट है वो उनको पे करना है या मंगवाना है, वो हिसाब किताब करके हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। वीडियो आपको पसंद आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहे, आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।